नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण परिवार में। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी और एक नए उमंग के साथ, वही जोश के साथ और एक आशाओं के साथ आप लोग अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। और इसी तैयारी के साथ हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हिंदी का तीसरा दिन है। मैंने टारगेट रखा है 30 डे का, यानी 30 दिन का। 30 दिन में हमें हिंदी पूरी करनी है और 95 प्लस का हमारा टारगेट है कि 95 प्लस नंबर आएंगे। और अगर आप कंटिन्यू, पहले दिन ही मैंने सिलेबस को आपको थोड़ी सूक्ष्म रूप में बता दिया और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आगे भी इसके बारे में बात करते रहेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो एक बार दोबारा से कॉपी पेन निकाल करके पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं यहाँ बोर्ड पे बताऊँगा, कुछ चीज़ें नोट करने वाले पॉइंट आपके होंगे, तो उन्हें भी आपको क्या करना है, नोट करना पड़ेगा। एक बेहतर नोट्स आपके बन जाएंगे। फिर हम याद करने वाली पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। देखिए, कल हमने बात किया था दोस्तों भाषा परिवार के बारे में। विश्व में लगभग 3500 भाषाएँ हैं, जिन्हें 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। इन भाषा परिवारों में से चार भाषा परिवार की भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। कल भी मैंने बात किया था, भारत का सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो भारोपीय भाषा परिवार है, जिसे 73% भाषाएं इसके अंतर्गत आती है। आज मैंने भाषा का जो व्याख्या भी कर दी। इसमें कौन कौन सी आएंगी आपकी? पहला हो गया हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला और सिंधी। यह आपको ध्यान देना है, बड़े ध्यान से इसे देखिएगा। फिर आगे भी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। भारोपीय में इसी में ही राजस्थानी आ जाएगा आपका। अगर हम अनुसूची अगर भाषा के बारे में, लेकिन हम एक भाषा को भी देंगे और भी बहुत सारी भाषाओं के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। भारोपीय को अगर एक प्रश्न एक पेपर में इससे पहले भी बना था, इसको भारतीय आर्य दे दिया नाम, इसे भारत और यूरोपीय दे दिया नाम। पूछा निम्न में से कौन सी भारत आर्य भाषा परिवार की भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आर्य भाषा परिवार की थी? ऑप्शन इन्हीं में से बने थे। तब आपको उत्तर क्या करना, अगर ऑप्शन इन्हीं से बने तब आपको हिंदी और मराठी करना है मेरे दोस्तों, ये ध्यान देना है। वैसे भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत ये सभी हैं, लेकिन अगर जिस तरीके से आयोग घुमा दे, भारोपीय भारतीय आर्य पूछ दे, तो वो आपका बनेगा हिंदी और मराठी, अगर ऑप्शन इनमें से अलग अलग करके दिए हैं। अगर उसने भारतीय आर्य पूछ दिया तमिल, तेलुगु, मलयालम और पंजाबी, तब आपका पंजाबी हो जाएगा। कई प्रश्न हमें ऑप्शन के आधार को देखते हुए करना है, ऑप्शनों को भांपना है। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया, अगर भारतीय आर्य आया, भारतीय आर्य, ये भारत और यूरोपीय तो हो गया, तब आपको हिंदी और मराठी को विशेष ध्यान देना है। आगे हम बात करेंगे द्रविड़ भाषा परिवार का है। जब भी द्रविड़ शैली की बात आए, द्रविड़ भाषा परिवार की बात आए, तब आपको भारत का ये वाला क्षेत्र याद रखना है। ये वाले साउथ के जो राज्य हैं, दक्षिणी राज्य हैं, उन राज्यों को याद रखना है। तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया। हमारे द्रविड़ शैली का विकास ही साउथ में हुआ, दक्षिण में हुआ है। वहीं से चोल वंश, आपके चालुक्य वंश, सातवाहन वंश, इन्हीं वंशों के बारे में द्रविड़ शैली का विकास माना जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान देना है कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ किस भाषा परिवार का अंग है? द्रविड़ भाषा परिवार का है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसके अंतर्गत 25% भाषाएं बोली जाती हैं। तीसरा आपका आस्टिक हो गया, इसे आग्नेय भी कहा जाता है। ये जनजातीय क्षेत्रों की बोलियां हैं, छोटे छोटे चीनी तिब्बतिया, इसे तिब्बती बर्मी के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका 1.3% बोली जाती है और ये आपका 0.7% भाषा, आपको टोटल 100 हो जाएगा। ऐसे भी कई बार अगर याद नहीं होता तो ये भी आपको याद करना है। इस प्रकार से ये 100 बन जाता है। तो भाषा परिवार
हेडिंग डाल करके आपको ये व्याख्या करनी है, ये इतना यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब हम आगे कल भी मैंने बात किया था, अगर आप इतना नोट कर लेना, नोट करते रहिए, तब हम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे। इतना ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा विस्तारित व्याख्या हुई, उतना हम अभी नहीं करेंगे। पहले पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे इसमें। अब देखिए, इसके बाद कल हमने बात किया था लास्ट टाइम पे लिपि के बारे में। लिपि का अर्थ है भाषा में लेखन को व्यक्त करने के लिए, लिपि डैश करके लेखन को व्यक्त करने के लिए कुछ विशेष लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेष लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चिन्हों का, चिन्ह ऐसे लिखिएगा, चिन्ह, कई बार चिन्ह ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। भाषा को जो लेखन को व्यक्त करने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जिन चिन्हों को वर्ण कहा जाता है, जिन चिन्हों को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। और इसी वर्ण की लेखन विधि, इसी वर्ण की लेखन विधि को लिपि कहा जाता है। इसी वर्ण की, यानी एक लिपि क्या है, अपने आप में लिखने का तरीका, विधि, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये परिभाषा, इस तरीके से आप व्याख्या इसकी कर सकते हो। कई बार आ जाता है कि लिपि कहा जाता है लिखने के तरीके को, लिखने के प्रकार को, इस प्रकार से ऑप्शन बन सकते हैं। तो आपको परिभाषा क्या याद करनी है, लेखन को व्यक्त करने के लिए कुछ विशेष लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहा जाता है। और वर्ण की लेखन विधि हम क्या कहते हैं, लिपि कहा जाता है। ये ध्यान देना, जिस तरीके से हमने कल भाषा के बारे में बात किया था, भाषा की परिभाषा हमने बताई थी। क्योंकि अगर 100 नंबर का अगर पेपर आ जाए तो वहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है, इसकी कल्पना कीजिए जरा। इन छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर के आगे हमें बढ़ना है। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिपि के बारे में अगर हम लोग बात करें, प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है, एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है, अपनी एक लिपि होती है। लेकिन एक भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जाता है। एक बार तथ्य और कथन और कारण में इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। देखिए शब्द कहाँ पे घुमा दिया कि प्रत्येक भाषा की अपनी, लेकिन एक भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है। इसके पीछे इस प्रकार के तर्क बने थे, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जैसे हमने बात किया था हिंदी भाषा की लिपि क्या है आपकी, देवनागरी। कल हमने देवनागरी लिपि का विकास भी पढ़ा था कि किस प्रकार से देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई थी, फिर गुप्त लिपि, फिर शारदा लिपि, शारदा से पहले ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, शारदा, फिर प्राचीन नागरी और देवनागरी। देवनागरी लिपि हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं की जो लिपि है वो क्या है आपकी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे, रोमन लिपि है एक, जो फ्रांसीसी, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, इन सभी की लिपि क्या है आपकी, रोमन लिपि में लिखा जाता है। अरबी फारसी की लिपि अरबी लिपि में लिखी जाती है। ये ध्यान देना आपको। अब देखिए, मैंने कल भी आपको ये बताया था, जो ये देवनागरी लिपि का पहली बार उल्लेख हमें गुजरात नरेश अजय भट्ट के एक शिलालेख में देखने को मिलता है। यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है, देवनागरी लिपि का पहली बार प्रयोग गुजरात के राजा अजय भट्ट के एक शिलालेख में देखने को मिलता है। आपको ये ध्यान देना है। अब 3 चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं दोस्तों। एक हम बात किया था भाषा। भाषा के बाद अगर हम लोग बात करें राजभाषा, तीसरा हम बात करेंगे राष्ट्रभाषा,
और भाषा के ही ब्रैकेट में बोली। बोली भाषा को हम कल व्याख्या कर चुके थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसे समाज में रहने के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आदान प्रदान कर रहा हूँ। विचारों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? विचारों के आदान प्रदान को संप्रेषण कहा जाता है। विचारों के आदान प्रदान को संप्रेषण कहा जाता है। विचारों के आदान प्रदान को भाषा नहीं कहा जाएगा, विचारों के आदान प्रदान को संप्रेषण कहा जाता है। और संप्रेषण का माध्यम ही भाषा कहलाता है। संप्रेषण का माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। प्रश्न बनाइए, यहाँ पे प्रश्न आपका बन जाएगा भाषा है ऑप्शन ए माध्यम। ये सभी परीक्षाओं में, विशेषकर अगर आप टेट की बात करें, सी टेट, यू टेट या आप लेक्चरर LT, तो वहाँ पर भी ये प्रश्न बनता है। अगर हम बात करें बाल्य विकास शिक्षण अभिरुचि में, तो वहाँ पे कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बी माध्य, सी साध्य, डी साधन। भाषा है, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे अगर 100 नंबर का पेपर बनेगा तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पे कि भाषा अपने आप में क्या है? एक माध्यम है। परिभाषा यहाँ से उठाइए, परिभाषा को उठा करके आपका उत्तर इस प्रकार से व्याख्या यहाँ पे हो जाएगा। 1 नंबर बन गया। और यही 1 नंबर दरोगा भी बना देगा, SI भी बना देगा। गलत हो गया तो एक पॉइंट से भी बाहर हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। बोली क्षेत्रीय रूप है, ये इसकी परिभाषा, यानी भाषा का जो स्थानीय रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बोली है। कई कहते हैं बोली का अपना व्याकरण, लेकिन बिना व्याकरण के भाषा होती नहीं है, बोली भी नहीं होगी। तो ये माना जाता है क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं? बोली कहा जाता है। भाषा का, क्षेत्रीय भाषा का रूप क्या होता है? अब होता है हिंदी है। हिंदी है। दूसरा प्रश्न यहीं पे बनाइए, हिंदी क्या है? क्या है यहाँ पे प्रश्न? ऑप्शन ए राजभाषा, बी मातृभाषा, सी राष्ट्रभाषा और डी ए व बी दोनों। ए व बी दोनों। अब इस प्रकार से प्रश्न बन गया। और भी है, और प्रकार से भी ऑप्शन बन जाएंगे, लेकिन पहले इसी से देखिए हिंदी क्या है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, ए व बी दोनों। तो देखिए अपना उत्तर। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, ज़रा अगर आप लोग देखते हो तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक मनोबल बढ़े और ये लगे कि आप लोग देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, वीडियो के इस स्तर तक आप लोग पहुंच रहे हो जहां पे मैं ये बात कर रहा हूं। कमेंट भी कीजिए अगर आपका उत्तर होता है तो। ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी क्या है? हिंदी जिन्होंने राष्ट्रभाषा बोला, राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके पीछे भी कथन और कारण पे प्रश्न बनते हैं। हिंदी आज का टाइम अगर हम लोग बात करें, एक प्रश्न तो हम ऐसे बना देंगे, तो हिंदी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ए व बी दोनों, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा, राजभाषा। अगर इसी प्रश्न को आयोग दूसरे तरीके से पूछता है, हिंदी के संबंध में असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए हिंदी भारत की राजभाषा है, बी हिंदी भारत की मातृभाषा है, हिंदी एक समय में भारत की राष्ट्रभाषा थी, और डी आ जाएगा हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसमें से गलत कथन छांटना आपको, तो इसका गलत कथन क्या हो जाएगा? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी मैंने जो 3 आप नोट कीजिएगा, जो 3 बोले वो कथन बिल्कुल क्या है? सत्य है। अब क्यों सत्य है हम इस पे बात करते हैं।
सबसे पहले मातृभाषा और राजभाषा तो है, इस पे तो हम पूरा संविधान में भी बात कही गई है। राष्ट्रभाषा की दिक्कत हो रही है। राष्ट्रभाषा का अर्थ होता है संपूर्ण राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा, आम जन की भाषा, जन जन की भाषा, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की भाषा, अरुणाचल से गुजरात तक की भाषा, जहाँ जिस भाषा में सभी लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, पूरा देश जिसमें वो कार्य कर रहा है, वो क्या होता है, आपका राष्ट्रभाषा कहलाता है। लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। एक टाइम पे, आज़ादी के दौर के टाइम पे हमारे पास दूसरी भाषा नहीं थी, इसलिए अल्पकाल के लिए हम यह कह सकते हैं कि उस समय हिंदी ने क्या किया था, राष्ट्रभाषा का कार्य किया था 1947 तक, विचार विमर्श के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन पूर्णतः राष्ट्रभाषा हम उसे नहीं कहेंगे, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। अब देखिए हम बात करेंगे राजभाषा के बारे में। टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिएगा, जो जो बातें हो रही है इसी के बीच से प्रश्न बनता है। छोटा सा सिलेबस है हिंदी का, आप ये ध्यान दीजिएगा, बड़ी मेहनत से आगे बढ़िए। अब हम बात करेंगे इन मुद्दों पे, हिंदी के इन तथ्यों पे, राजभाषा के बारे में। राष्ट्रभाषा बोल दिया, राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है? संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग होने वाली भाषा, राजभाषा। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए कई हिंदी वेताओं ने, संविधान वेताओं ने, राजनेताओं ने बहस हुई, चर्चाएं किया, बहुत सारी चर्चाएं किया। देश का संविधान बनने को था, देश आज़ाद हो गया था। राजभाषा किसे कहा जाता है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। राज प्लस भाषा, राज का मतलब राज किया, राज क्या भाषा जिसे कहा जाता है। राज क्या का अर्थ क्या होता है? शासन प्रशासन की भाषा। हमारा देश का कानून, राज्य का कानून जिस भाषा में चलेगा उसे राजभाषा कहा जाता है। शासन की भाषा हमारी क्या है? हिंदी है। अब देखिए ऐसा क्यों, ये तो परिभाषा हो गई। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात शासन की भाषा। राज क्या भाषा जिसे कहा जाता है उसे हम राजभाषा कहेंगे। राज हिंदी को, अब देखिए हमारी बहस हुई 11 से 14 सितंबर 1949 तक, काफ़ी बहसें हुई और इस बहस का परिणाम हुई, दो भाषाएं निकली। भारत बहुभाषी देश है, बहुत सारी भाषाएं इस देश में बोली जाती थी, लेकिन बहुमत दो भाषाओं में आया था। वो दो भाषाएं थी दोस्तों, पहला हिंदी भाषा और दूसरी निकल के आई थी सामने अंग्रेजी भाषा। इन दो भाषाओं में से भाषाविदों ने कहा कि क्या किया जाए कि इनमें से एक भाषा को क्या बनना, मत हुआ, वोटिंग हुई कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एक भाषा, इनमें से किसी एक को राजभाषा बनाना है। अब इसके पीछे क्या कारण रहा कि इन दो भाषाओं को देखिए, देश का लगभग 75% जो जनता थी वो हिंदी को पढ़ना, बोलना, लिखना समझती थी, जानती थी। इसलिए बोला देश की जब आधे से ज़्यादा जनता इसे समझती है, केवल हिंदी को, और भी भाषाएं थी, तमिल, तेलुगु थी, साउथ में हिंदी जानते ही नहीं थे। अभी भी साउथ में या तो अंग्रेजी चलता या तो उनकी अपनी लैंग्वेज चलती। इधर देखिए और क्षेत्रों में अलग अलग, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हिंदी का कई राज्यों में है ही नहीं कहीं जिक्र। तो देखिए एक तो इसका क्या था, आधा से ज़्यादा जनसंख्या देश की इसको पढ़ना बोलना जानती थी। अब देखिए अंग्रेजी का मत क्यों आया। अंग्रेजों का हम विरोध कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजी भाषा का हमने समर्थन क्यों किया? देश के जिस अंग्रेजी भाषा में, जिस देश का संविधान, जिस देश की शासन व्यवस्था लगभग 150 वर्षों से अंग्रेजी भाषा में चल रहा था, उसे क्या किया, अचानक उसे समाप्त कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो बड़ा चैलेंजेस हम लोगों के सामने हो जाएगा। यानी एक तरीके से माना आपके कोई डॉक्यूमेंट हैं, आपके दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों में सिर्फ और सिर्फ आपका तहसील का नाम परिवर्तित हो गया, किसी दूसरे तहसील में आपका तहसील हो गया, आपके जो डोमिसाइल बने होंगे
उसमें चेंज करने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या आधार कार्ड में ही नाम चेंज करने के लिए। तो यहाँ देश के दस्तावेजों को बदलने की बात आ रही थी, यहाँ देश के शासन की भाषा की बात आ रही थी। अचानक ही अंग्रेजी को समाप्त कर देते कि अंग्रेजी को हम अपने क्षेत्र में रखेंगे ही नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। अब देखिए क्या कहा, फाइनली बात हुई 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया। लेकिन साथ साथ ये भी बात कही गई कि लगभग 15 वर्षों तक अंग्रेजी और हिंदी साथ साथ चलेगी, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चलेगी। राजभाषा हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी में भी शासन का कार्य चलेगा 15 वर्षों तक। और अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे तो उसे आगे बढ़ा सकता है, लेकिन आज के टाइम पे भी धीरे धीरे अंग्रेजी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। मैंने दोनों का कारण कथन बता दिए, इनका क्या रीजन रहा, इन दो भाषाओं को लाने का क्या कारण रहा। अब जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा के रूप में घोषित हो गई, लेकिन लागू नहीं हुआ, लागू करने के लिए इसे 15 वर्षों का समय दिया गया। तत्पश्चात जब आगे केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी समिति, हिंदी संस्थान बनते हैं तो 1965 के आसपास हिंदी को लागू किया जाता है। धीरे धीरे ये साथ चल रहे थे। अब हिंदी जब राजभाषा घोषित हो गई, याद रखिएगा हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब से मनाया जाने लगा ये कमेंट करना आपको कि 14 सितंबर को। ये देखिए राजकीय भाषा विकल्प आया था एक टाइम पे 1950, 1951, 1952 और 1953। देखिए 1949 संविधान कह रहा है, लेकिन हिंदी की पुस्तकों में ये जिक्र हुआ है कि 1950 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो इससे भी आप ऑप्शन के आधार पर ध्यान देना, जहाँ जहाँ जैसे जैसे प्रश्न बने उसी तरीके से प्रश्न हम लोग बनाएंगे। अब हिंदी राजभाषा के रूप में हो गया, दर्जा दे दिया गया। शासन अब किस में चलेगा? हिंदी में चलेगा। लेकिन कुछ हमारा जो भारत की शासन व्यवस्था है, वो अगर हम यहाँ शक्तियों का विभाजन है, केंद्र के पास अपनी है, राज्यों के पास अपनी है। शासन की भाषा तो हिंदी हो गई, लेकिन राज्यों को भी पावर दी गई कि आप अपनी राज्य की भाषा बना सकते हो। ये नहीं कि केंद्र ने थोपे हुए कानून यहाँ पे नहीं, राज्य भी अपने राजभाषा बना सकता है। हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए हम लोग बात करें, यहाँ की राजभाषा हिंदी है पहली, और दूसरी राजभाषा क्या है? संस्कृत। संस्कृत को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 2010 में। कब दिया गया? 2010 में। ये ध्यान दीजिए, सभी राज्यों की राजभाषा हिंदी नहीं है। भारत का एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, अंग्रेजी भी है राजभाषा। ये देखिए कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड भारत का एक राज्य जहां की राजभाषा नेपाली भी है। कौन सा राज्य है? सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। ये ध्यान दीजिए कौन सा राज्य होगा? सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है। अब जब दोस्तों राजभाषा, ये नोट कर लेना, राजभाषा हो गया तो राजभाषा को संविधान में जगह भी दी गई। राजभाषा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान का एक भाग राजभाषा से है। राजभाषा भाषा, भारतीय संविधान का राजभाषा का भाग 17 आर्टिकल 243 से 343 से 351 राजभाषा के बारे में बात कही गई है। अनुसूची 8 जिसमें भाषा के बारे में बात कही गई है। आज हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची, भाषा से संबंधित है। अगर हम बात करेंगे इस संविधान के अनुसूची के बारे में
तो जब हमारा संविधान बना उस टाइम पे कितनी भाषाएं थी? तो उस टाइम पे जो भाषाएं थी दोस्तों, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। इन 14 भाषाओं को भी आपको याद कैसे करना है? 14 भाषाओं भारत के राज्यों के नाम पर रखी गई हैं। अगर हम लोग बात करें इसी क्रम में किन किन भाषाओं को, तो पहले हो गया आपका असम पे असमिया, असम में उड़िया, यहाँ पे गुजराती, कश्मीरी, बांग्ला, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और हिंदी। ये तो पहले से थी, ये भाषाएं पहले से थी। इसके अलावा अब देखिए 14 भाषाओं के बाद वर्तमान में इस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अब संविधान संशोधन हुआ तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे 21वां संविधान संशोधन 1967, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। यानी 1967 तक देश की जो 8वीं अनुसूची है उसमें केवल 14 भाषाएं थी। 67 में कितनी हो गई थी आपकी? 15 भाषाएं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 71वां संविधान संशोधन 1992, 1992, 3 भाषाएं जोड़ी गई। और कौन कौन सी जोड़ी गई? नमक याद रखिएगा, 9 मौक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो अब 15 और 3 कितने हो गया आपके? 18 भाषाएं। और अंतिम बार भाषा से संबंधित जो संविधान संशोधन हुआ वो 92वां संविधान संशोधन मेरे दोस्तों 2003 में हुआ। इसके बाद संविधान में संशोधन नहीं हुआ। भाषा से संबंधित 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो डोगरी कहाँ कहाँ बोली जाती है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, यानी 2003 में ये 4 भाषाएं जोड़ी। याद करना है इन्हें, ये याद करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं फायदा भी होगा। यानी कि केवल सुन के नहीं, याद करो। एक एक पॉइंट ये 0 से है। जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग भी एक बार रिवाइज कीजिएगा। हमारा टारगेट 30 दिन का है। 30 दिन में इस पूरे हिंदी को कवर करना है, लेकिन अभी उस गति से नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे। कुछ लोग नए हैं, नए लोग जुड़े हैं, तो सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप लोग जुड़े हैं, आप लोग देख रहे हैं। हम टॉपिक बाय टॉपिक प्रत्येक दिन वीडियो लाएंगे। अब कल से हम वर्णमाला पे बात करेंगे और छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब एक राजभाषा का रह गया, ये हम संविधान में भी बात करेंगे और आगे एक एक शब्दों को लेकर के, एक एक टॉपिक को लेकर के एक दिन में एक टॉपिक पूरा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखिए। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो चलिए।